नमस्कार दोस्तों, नई उड़ान चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल की नई पहल जिसमें हम उन विशिष्ट अतिथियों से बात कर रहे हैं जो अपनी आम जिंदगी में मेहनत करते हुए एक खास मुकाम हासिल किया। आज हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी। आपका स्वागत है सुनील जी। सुनील जी जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जेआरएफ के साथ शोध कर रहे हैं। तो सुनील जी, आप अब अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने हमारा इंट्रोडक्शन बड़े ब्रीफ में दे दिया है, तो मैं अपने बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं अपने अगर ज़िले की बात करूँ तो बांदा ज़िले के एक ऐसे बुंदेलखंड में स्थित एक ऐसा पिछड़ा एरिया है, वहाँ से मैं आता हूँ जहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा, विकास दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम ऐसे एरिया से आते हैं और मुझे इसका कोई वो नहीं है। बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि बांदा ज़िले का रहने वाला हूं मैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव अपने बिसंडा कस्बे से हुई है। उसके बाद मैं अपने ही गांव में एक एडेड गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर सन 2013 में पास किया, उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट यूपी, जो विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है, अनोखा विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों को सेवा प्रदान करता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आपने बताया चित्रकूट में है ये, हाँ चित्रकूट जिले में। तो ये विश्वविद्यालय में हमने अपना बीए एमए किया। बीए में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था कि मतलब हम कैसे कौन कौन से विषयों का चयन करें, क्योंकि हम आर्ट फैकल्टी से आते थे और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ मानविकी वर्ग के हम छात्र रहे हैं। तो मानविकी वर्ग में इतना ज़्यादा समझ नहीं होती है, थोड़ा सा घर का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से जो है नहीं वो फैसिलिटेशन मिल पाया। खैर उसका कोई गम नहीं है हमें। तो हम ऐसे करके जो है एक विश्वविद्यालय में गए। एक हमारे मित्र थे जो कि जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, रामचंद्र जी, जिन्होंने मुझे सूचित किया कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए सेवा प्रदान करता है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। और उस पर मैं जो है अपनी एडमिशन लिया और साथ में वो हमारे साथ में भी गए वो, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ जा कर के। पहली बार जब मैं विश्वविद्यालय गया और विश्वविद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत ही सुगम और दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल था। कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आज भी वैसा ही है, हर जगह रैंप और वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ से अपना यूजी पीजी सन 2018 में कंप्लीट किया और 18 में मुझे जो है अपने बैच में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल दीक्षांत समारोह में दिया गया। तो कहते नहीं है कि सफलता को आपको जो है पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांक करके देखना होता है, अपने अंदर कहना होता है कि नहीं, हम एवरीथिंग यू कैन अचीव, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर दृढ़ संकल्पित हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हमारा सफ़र ऐसे ही इलाहाबाद तक पहुंचा। इलाहाबाद में 1-2 साल हम अपना नेट जेआरएफ की तैयारी किए और उसके बाद जेआरएफ हुआ और जेआरएफ आने के बाद मैं वर्तमान में जो है आपके समक्ष विश्वविद्यालय में जो है पीएचडी कर रहा हूँ। प्रेरणा है हमारे पीढ़ी के लिए। ये बताइए कि जो इलाहाबाद में आपने जेआरएफ की तैयारी की, तो वहाँ पर वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था या कैसा इंस्टीट्यूट था? आपने सेल्फ स्टडी किया, कैसे तैयारी की? थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। मैंने अलग से कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था जहाँ पर मैं अपनी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मनोविज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा ब्रॉड होने के बावजूद भी सीमित है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कोचिंग ही नहीं है जहाँ पर मतलब हम अपना एजुकेशन या वहाँ से हम पढ़ सकें, जो साइकोलॉजी की कोचिंग पढ़ा सकें, यूजीसी नेट की तैयारी करा सकें। तो मेरा जो जैसा भी सफ़र रहा है, मेरी सेल्फ स्टडी रही है, उसी के बिहाफ पर मैंने अपने लक्ष्य को या जेआरएफ को हासिल किया है। उसके साथ साथ इसमें बहुत अगर मतलब योगदान वाली की बात आएगी, मेरे माता पिता के साथ जो विशेष योगदान है जेआरएफ पास करने में, तो हमारे गुरु थे डॉक्टर संजय कुमार नायक, और उन्होंने बराबर समय समय पर, हाँ, उसी विश्वविद्यालय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आज भी कार्यरत हैं। तो हमेशा हमें
पुनर्बलित करते रहे, रिहेबिलिटेट करते रहे और हमेशा हमें इंस्पायर किए कि आगे कैसे बढ़ना है, किस किस स्टेप को पार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हमको एक सुगम और सरल तरीके से समझाते थे। तो आप ये बताइए आपको क्या-क्या बाधाएँ आई, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? थोड़े-से इसमें प्रकाश डालिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो भी बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं ना, जो पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी बड़े मुकाम पर हैं, लगता है कि वो उनका सब कुछ अच्छा रहा होगा। उसमें उनको कोई दिक्कतें नहीं आई, सब कुछ मतलब बटरी स्मूथ हर चीज़ चल रहा था। ये तो बस ज़िंदगी में आराम ही आराम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बैकग्राउंड में भी क्या-क्या चलता है, वो भी पता चलना चाहिए दर्शकों को। देखिए, बैकग्राउंड हमारा बहुत अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं हम। बहुत अच्छी फैमिलीज़ नहीं है हमारी, मतलब पिताजी हैं, मज़दूरी करते हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं। मतलब लेकिन ये है कि मेन अगर सफ़र की बात करें हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में, कभी हमें मतलब अपने चाहे वो हमारी फिज़िकल एस्पिरेंट को लेकर के हो, चाहे वो हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को लेकर के हो, कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया अपनी फैमिली के द्वारा और सही साथ ही साथ हमें 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 अपनी सोसाइटी में भी हमें एक्सेप्ट किया गया। अलग बात है कि कुछ लोगों का एक अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है, खैर मैं उन पर ध्यान दे करके मैं आगे बढ़ता रहा और इस तरह से मतलब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आज भी अग्रसर हूँ, अभी कौन-सा मतलब ये है कि सफ़र तय जारी है और क्या सफ़र जारी चलते ही हुए रहेगा। बढ़ते जा रहे हैं हाँ, आगे। हाँ, बस ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, बहुत एक बढ़िया। मैं इसी में कहना चाहूँगा कि एक लाइन मुझे याद आ हाँ, रही हाँ, है बताइए बिल्कुल। कि कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है। हाँ, हाँ। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है। हर शख्स यहाँ पर कहीं न कहीं से अधूरा है। थोड़ा-सा अधूरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही है कि आपके अंदर जो ये कवित्व का भाव है, ये भी आपको एक मतलब जीवन जीने की जिजीविषा को मतलब बढ़ाए रखती है। हाँ, थोड़ा-सा ये मतलब बताइए। कभी-कभी लिख देते हैं। हाँ, हाँ। तो आप लिखते भी हैं मतलब? हाँ, कभी-कभी मतलब लिखते हैं जैसे कि पोएट्री वगैरह है, अपने दिल की बातें हैं कहीं कभी होता है ना कि एक्सप्रेस ना कर सके तो अपनी किताब में ही सीमित कर लो, संजो करके तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इस तरह से हम जो है अपना कभी-कभी जो है मन प्रसन्न करने के लिए हम लिखते हैं। ये बताइए आपने मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ही क्यों चुना है? ये बताइए, बहुत सारे लोगों की ये आप क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कहा कि सुनील जी से पूछिए कि उन्होंने साइकोलॉजी को क्यों सेलेक्ट किया? ये क्या कारण था? एक्चुअली हम जब पहली बार एडमिशन लेने गए थे तो बहुत ज़्यादा मैं हाँ, जानकार व्यक्ति नहीं था हाँ, और ना ही मुझे साइकोलॉजी के बारे में पता था। हाँ, मैं पहली बार जब सुना कि ये सब्जेक्ट का हिंदी रूपांतरण क्या है, मनोविज्ञान, मैंने कहा मैं तो विज्ञान का छात्र हो जाऊँगा। मनो मतलब मन के विज्ञान का छात्र। तो मुझे अच्छा लगा, इंस्पायर किया और साथ ही साथ वहीं पर काउंसलिंग जब हमारी हो रही थी, डॉक्टर संजय कुमार नायक जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आप साइकोलॉजी विषय का चयन करके आप ग्रेजुएशन कर सकते मतलब हैं। हॉस्टल मिलने के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट हाँ, को नहीं, सेलेक्ट अगर नहीं किया? अगर ऐसा था कि मतलब अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो आप परमानेंट क्लास आएँगे हाँ, हाँ, और हाँ। क्लास आने की वजह से, क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। हाँ, ये अगर बात मैं तो घर है। में रहता तो फिर साइकोलॉजी सीख ना पाता। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आप ज़रूर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़िए और वास्तव में आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बात। सुनील जी, अब हमें ये बताइए कि आपने अपने डिसेबिलिटी को कैसे आपने मतलब जीता? अपने डिसेबल्ड को आपने कभी फ़ील ही नहीं होने दिया। जैसे हम लोग आपके साथ कई बार मिले हैं, तो बहुत ही आपने जीवंत तरीके से मिला, मतलब उसमें कोई आपको कोई शिकायत नहीं रही, कभी मैंने देखा है। तो इसका बताइए कि इसका कारण क्या? कि आप कैसे इतना खुलकर जी पाते हैं? खुलकर जी पाने का एक कारण ये भी है ना कि हम अगर किसी भी एक एबिलिटी को या डिसएबिलिटी को, मतलब कि कुछ की डिसएबिलिटी है, मैं इसको कभी भी डिसएबिलिटी, पहली बात तो मैं कभी कहता बहुत नहीं अच्छी हूँ। बात है। इसको नहीं कहता हूँ कि डिसएबिलिटी, मतलब ये कहीं न कहीं हमें एक नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फीलिंग की तरफ ले जाता है। तो दैट इज़ व्हाई आई कैन नॉट बहुत एक्सेप्ट द डिसएबिलिटी, बट इट कैन बी से दैट डिफरेंटली एबल, मतलब बहुत डिफरेंटली एबल, औरों तरीके से मत करने के लिए एबल या सक्षम। तो मैं डिसेबिलिटी की जगह में डिफरेंटली एबल मैं भी अब शब्द का यूज़ डिफरेंटली करना, एबल्ड हाँ, वर्ड का हाँ, यूज़ करूँगा। डिफरेंटली एबल शब्द का यूज़ करना पसंद करता हूँ। और डिसेबिलिटी को मात देने के लिए हमें मतलब ये है कि सोसाइटी से कुछ चीज़ें मिली, कुछ रहा, कई लोग मिले जो हमें सिखाए, कई लोग ऐसे भी मिले कि मतलब कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि हो जाता है ना कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं और आपके साथ
जो इंटरेक्ट करते हैं पीपल, उनका मेंटल सेट तो आप जानते ही कि हाँ, कैसा है। हाँ, तो मेंटल सेट की वजह से उनको हम मेंटल सेट के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते थे। हाँ, हाँ, और सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि मतलब ध्यान इसलिए भी नहीं जाता था कि मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता था। मैं ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ने वाला बहुत छात्र था, ऐसा कुछ है अरे कि नहीं, वो मतलब समय मैं के साथ लोग बन जाते हैं। कि बहुत बड़ा वो ऐसा छात्र था। लेकिन हाँ, ऐसा करके फिर जो है हम आए और सोसाइटी के इन्वॉल्व हुए, उनमें अडेप्ट किए अपने आप को। और चीज़ें भी हमें भी लोग भी हमें अच्छे अच्छे के पर्सपेक्टिव के आधार पर मिले, अच्छे सोच विचार वाले मिले। तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब इस एपिसोड में नहीं कहूँगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक। तो मतलब कई बार होता है ना कि आप एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंसिडेंट्स एक-एक बताइए कि जहाँ पर आपको इस चीज़ को आपने फेस किया है ऐसी सोसाइटी में, क्योंकि इससे एक एग्जांपल पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं रियलिटी में। इसमें फेस करना और यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी डिसेबिलिटी को कैसे एडेप्ट किए। अडॉप्ट किए। हाँ, कैसे अपने आप को कोप किए उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है। इसके लिए बस यही चीज़ है कि एक होता है ना लाइफ सेटिस्फेक्शन, हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हाँ, हाँ, लाइफ बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। वाला। तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और ये लाइफ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जितनी आपके पास, जैसे कि आपके पास जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितने धन है, जितना आपके पास संपत्ति है, उस पर अपने आप को सेटिस्फाइड करना, अपने आप से संतुष्ट होना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब हम अपने आप से संतुष्ट रहें। और संतुष्ट रहने का ही मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी वेलबींग अच्छी रही, हमारी बाधाएं तो कहते नहीं हैं कि अब जैसे कि आपने बाधाओं की बात करी, तो बाधाएं तो आती ही रही हैं, लेकिन हमने बाधाओं के बजाय हम सकारात्मक पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिए हैं। तो इस वजह से हमें जो है बहुत मतलब नेगेटिव अच्छा, चीज़ें हाँ तो होंगी ही लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ नेगेटिव चीज़ों को लेके सकारात्मक, बढ़ नहीं सकते। हाँ नकारात्मक में क्या है ना कि ऐसे हमारी मेंटल स्ट्रेटजी हमारी जो होती है ना, एनर्जी, वो नेगेटिव ना जा करके पॉजिटिव में जाती है तो ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव वर्क हो सकता है। तो दैट इज़ वाई हम जो है इस चीज़ को लिव किए और उसको छोड़े। बाकी हम अपने सकारात्मक पक्ष को लेकर के आपके समझ ऐसे ही और इस डिपार्टमेंट में हम लोग बिल्कुल सुनील उपस्थित जी, हुए। जैसे कि आप बीएचयू में काफ़ी सालों से हैं, तो ये बताइए आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बताइए, बाहर के लोग जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के मामले में चाहे देखें, चाहे एक्सेसिबिलिटी के मामले में देखें, कुछ चीज़ें हैं, चाहे एक्सेसिबिलिटी के नाम, चाहे टीचिंग स्टाफ के मामले में देखें, चाहे नॉलेज के मामले में, यहाँ तक कि अगर चूँकि हम शोधार्थी हैं तो हमें ऑनलाइन मटेरियल भी सर्च करना होता है। तो ये सारी विश्वविद्यालय हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, एल्सेवियर है, पबमेड है। तो हमें बहुत सी ऐसी वेबसाइट का एक्सेस हमें विश्वविद्यालय प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस विश्वविद्यालय के, बताइए। जैसे कि मतलब होता है ना कि वास्तव में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से एक्सेसिबल है डिसेबल लोगों के लिए, हाँ, डिफरेंटली एबल लोगों के ऐसा लिए। वेबसाइट पे हाँ मिलता है यूजीसी डिफरेंटली के। एबल, हाँ हाँ। डिफरेंटली एबल के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल है, बल्कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो एक इंसिडेंस जिसका आप जिक्र करना चाह रहे थे कि कोई एक मास्टर्स का विद्यार्थी है, हाँ एक इंसिडेंस जिसके बारे में मतलब आपने बताया मुझे, हाँ जिक्र किया, कोई हाँ मास्टर्स का स्टूडेंट है और हाँ हाँ वो यहाँ से एडमिशन सिर्फ इस वजह से कैंसिल कराया क्योंकि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुँचने के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन की जो एक्सेसिबिलिटी वो जी नहीं जी है। जी इसमें थोड़ा सा बताइए मुझे। जी जी बिल्कुल। मैं उनका नाम भी, ऐसे एक नहीं दो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बताइए। दोनों पूरी तरह से मतलब चलने में सक्षम नहीं हैं। हम्म। तो चूँकि सीढ़ी होती है अपने हम्म। डिपार्टमेंट में और फर्स्ट एक फ्लोर तक व्यक्ति किसी तरह से चढ़ भी सकता है, लेकिन जब बात आती है दूसरे फ्लोर तक पहुंचना तो एक बड़ा चैलेंजिंग वाला टास्क हो जाता है। तो इस वजह से वो लोग क्लास अटेंड ना कर पाएंगे या क्लास में अपना समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे। तो उनका हुआ था, अच्छी मेरिट थी, अच्छा रैंक था और फ्रेश लिस्ट में उनका हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से मना कर दिया। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा है कि रैंप
या लिफ्ट की सुविधा ना होना। स्पेशली जब बात करते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, खैर मुझे इसका क्रिटिसाइज़ करने का वो नहीं है, लेकिन मुझे जब मैं उनका उनके दर्द आप देखा, हाँ, उनके भावनाओं को वो देखा, पढ़ना चाह तो रहे थे यहाँ पर। उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत मतलब एक मेधावी छात्र रहे हैं, विश्वविद्यालय जारचू में भी पढ़े हैं। जो जारचू शॉर्ट फॉर्म है अपने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का, चित्रकूट में जो स्थित है। तो वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, सब मेधावी छात्र रहे हैं। उसके बावजूद भी जब कहते नहीं हैं कि अपने आप के अनुसार चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर हम थोड़ा-सा एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। फिर भी ये अगर सुविधा हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ सकेंगे, और चूँकि साइकोलॉजी आप जानते ही हैं कि साइकोलॉजी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर एज ए रिसर्चर की बात करें, साइकोलॉजी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ होनी चाहिए साइकोलॉजी की, रिसर्च की समझ होनी चाहिए, हर प्रकार का मतलब नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में अच्छा कर सकें, अपने समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से कर सकें, और ऐसे करके आप अपने आप को बढ़ा सकें एक नए पहल की तरफ। सुनील जी, हमें थोड़ा-सा ये बताइए कि यहाँ बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन पाने का मतलब प्रोसीड्योर क्या था आपका? कैसे आपने पाया एडमिशन? अच्छा, अच्छा। अब ये तो ख़ैर वही है कि यूँ कहें कि लॉकडाउन का सीज़न था, हाँ। और हमने एग्ज़ाम दिया। मेरी तैयारी भी जो हुई है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो लॉकडाउन पीरियड में हुई थी। आपने और सही सब हाँ, फ़ायदा उठाया ऐसा लॉकडाउन का। हाँ, ऐसा क्वारंटाइन हो गए थे हम, लेकिन हम किताबों के साथ क्वारंटाइन हुए थे, ना कि जो है ठीक। कमरे के साथ। हाँ, ये अच्छी बात। तो किताबों के साथ क्वारंटाइन हुए, लगभग 6-7 महीने की पढ़ाई और सब मेहनत और सब कुछ, चूँकि घर में रहे तो घर में कोई दिक्कत भी नहीं थी, खाना-पीना की भी समस्या नहीं थी, तो मम्मी-पापा अपना ख़्याल रखते थे। हमें क्या था कि मतलब हमें हमारे सामने किताब और हमारा एक सेपरेट रूम, बस हमें इतना ही चाहिए था। तो पूरा अपने आप को लगा दिया कि भाई ये अगर एनर्जी है कहीं न कहीं, अगर हम पूरी तरह से फ्री हैं मानसिक रूप से, हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ा, चूँकि हमें खाना बनाने में दिक्कत भी होती है। तो खाना भी नहीं बनाना पड़ा, तो ये ऐसा करके हम जो है घर में रहे, और घर में रह कर के 4-5 महीने की तैयारी अच्छे से करी। और जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में दिए। अब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से लगा कि नहीं मतलब कुछ तो हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होगा। भले ही नेट ही हो जाए, लेकिन हो तो जाएगा अंदर इंट्रिंसिक से। एक फ़ील आ रही थी हाँ, कि अब अंदर इस से बार हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो ही जाना चाहिए, मतलब एक अंदर से हमारी एक मैसेज आया कि मतलब हो जाएगा। चलिए, बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट में डायरेक्ट हमारा जेआरएफ क्वालीफाई हुआ। और ये बहुत जेआरएफ बढ़िया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं पहली बार या दूसरी बार में किया हूँ, मैं तीसरी बार में जेआरएफ क्वालीफाई किया हूँ। कोई तो ये आपने करते रहा, हाँ, ये करते रहने का डेडिकेशन होना चाहिए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक वो मुकाम हासिल ना हो जाए तब तक करते रहना। जी बिल्कुल। तो ऐसे करके हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। सुनील जी, हमें ये बताइए, आपका तो अभी जेआरएफ से एसआरएफ हो गया है, उसका क्या प्रोसीड्योर रहा? वो थोड़ा बताइए हमें। जेआरएफ से एसआरएफ का तो प्रोसीजर ऐसा है कि मतलब आप अपनी रिपोर्ट, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, चूँकि 2 साल के बाद आप एसआरएफ में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 6-6 महीने में जमा होती है। तो 4 प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हुई, और उसके साथ-साथ एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं, जो आपके डिसाइड करते हैं कि आप वाक़ई में आपका काम सैटिस्फैक्टरी है कि नहीं। अगर आपका काम सैटिस्फैक्टरी रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी स्टूडेंट का सैटिस्फैक्टरी ही वर्क रहता है, चूँकि उसी के बिहाफ़ पर वो लोग कमेटी का गठन करते हैं कि जेआरएफ से एसआरएफ कमेटी को बनाया जाए, और उस पर जो है इस लड़के का जेआरएफ से एसआरएफ रूपांतरित किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो उसी के आधार पर हमने अपने दस्तावेज सबमिट किए, अपने सिनॉप्सिस है, अपने जो भी हमारे पेपर पब्लिकेशन हुए, पेपर पब्लिश किए, जो भी हमारे सेमिनार अटेंड थे, सारे रिपोर्ट को हमने अपने सारी चीज़ों को हम अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में, जेआरएफ टू एसआरएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया। और एक बेसिक सा इंटरव्यू हुआ, जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा कंडक्ट किया गया। बस उसमें अपने सभी सवालों के लगभग जवाब दे करके हम जो है जेआरएफ से एसआरएफ की ओर परिवर्तन। जो दर्शक उनको पता है तो ठीक है, जो जेआरएफ एसआरएफ क्या होता है, पर जो हमारे नए दर्शक होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। एक ये केंद्र सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, मतलब जो बच्चे शोध करते हैं पीएचडी में, मेरिट बेसिस पे जो एग्ज़ाम में बहुत ऊपर आते हैं, तो उनको एक फिनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, और ठीक ठाक एक अच्छा खासा एड होता है, लगभग 40,000 प्लस, उससे भी ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मान लीजिए बीएचयू में आप कोई सुधार करना चाहें तो क्या करेंगे? अगर मौका मिले कोई एक सुधार करने का, तो वो क्या करेंगे? देखिए, अगर आप हमारे पर्सनल अगर विचारों को बात कर रहे हैं कि आपको अगर ऐसा मौका मिले,
तो चूँकि मैं रिसर्च भी डिसेबल पीपल पर ही कर रहा हूँ, हाँ, आपका तो रिसर्च हमारा क्या हमारा टॉपिक क्या है मतलब? हमारा ध्यान जो है हाँ, हमेशा एक ऐसी कम्युनिटी की तरफ जाता है जिस पर हम स्वयं उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा लगता है कि उस कम्युनिटी पर काम अगर कोई भी करेगा अंदर से संतुष्ट तो अवश्य रहेगा। कुछ लोग हैं कि उस कम्युनिटी पर काम करके अपना जेब भर रहे हैं, बिल्कुल। मैं उनकी बात नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्चुअल में अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के बारे में कुछ अगर देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस कम्युनिटी पर वर्क करें। तो अगर बात आएगी एक्सेसिबिलिटी की, तो ओवरऑल जो भी यूनिवर्सिटी है, तो दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल होगी। और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब दिव्यांग मतलब कभी-कभी होता है ना कि जो छात्र सलाहकार होते हैं, वो एक्टिवली वर्क ना करके वो थोड़ा-सा कभी-कभी छात्र कभी वह उनके पास नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो सलाहकार को एक्टिव रूप से उनको रखना पड़ेगा ताकि छात्रों का तात्कालिक रूप से समाधान हो सके। क्योंकि समस्या कोई भी आती है, अगर उसका तत्काल समाधान हो जाता है तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर कुछ समय लगता है उसमें, तो फिर उसमें समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है और वो अपनी प्रश्नों को भी भूल जाता है छात्र। तो मैं चाहूँगा कि उसकी तात्कालिक रूप से, चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इमीडिएटली सॉल्यूशन उसका। इमीडिएटली। और अपने यहाँ वेलफेयर सेंटर भी है, तो अपने वेलबिंग सेंटर, वेलबिंग वगैरह काउंसलिंग वगैरह भी होती है, तो काउंसलिंग वगैरह भी स्टूडेंट कराते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और ये विश्वविद्यालय सोशल साइंस फैकल्टी का एक वेलफेयर सेंटर है। आप वहाँ पर जाकर के अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की आप मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करा सकते हैं, और ये पूरी तरह से विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए फ्री होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इस तरह से है परिवर्तन की चीज़ें। हाँ, बीएचयू में ये चीज़ें हैं कि हेल्थ सेंटर है जहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं उनको फ्री में सारी हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, और आपने जो बताया वो भी फ्री में ही है। हाँ, हाँ, पूरी तरह से। तो आपसे हमारा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जो बच्चे अंतिम नहीं रहता है वो तो कुछ। अंतिम इस एपिसोड के अंतिम क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी तभी आगे आते रहेंगे, कि जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, वेल, आपका ये प्रश्न बहुत ही वास्तव में प्रासंगिक है। अब बात करें जब ऐसे छात्र जो हमारे जैसा बनना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि पीएचडी करना चाह रहे पीएचडी हैं, करना चाहते प्रोफेसर बनना हैं, चाहते हैं इन प्रोफेसर फ्यूचर। बनना चाहते हैं, आगे जो है अपनी जो करियर है वो प्रोफेसरशिप या टीचिंग, हायर एजुकेशन में अपना करियर करियर बनाना परस्यू चाहते हैं। करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि समय समय पर खैर यूजीसी नेट में भी परिवर्तन होता रहा है, आज भी हुआ है। अभी रिसेंटली जब विज्ञापन इस बार का जारी हुआ है तो उसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बना दी गई है। एक कैटेगरी है जेआरएफ वाली, दूसरी कैटेगरी है जेआरएफ प्लस नेट वाली, और तीसरी कैटेगरी है पीएचडी एडमिशन वाली। तो कैटेगरी में तो खैर ये रेक्टिफाई और ये सब करेक्शन वगैरह होता रहता है, मैनिपुलेशन भी होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब लॉन्च होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। तो ये कहीं न कहीं यूजीसी नेट का बहुत अच्छी चीज़ है कि पीएचडी एडमिशन के लिए एक अलग प्रकार का स्कोर कार्ड का यूज़ किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अपने हिसाब से जो पीएचडी का एंट्रेंस कराता रहा है, तो अब उसको कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू, एएमयू, जामिया मिलिया, बीएचयू और भी आईआईटीज़ वगैरह भी हैं जो स्वयं का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते रहे हैं। अब ऐसे एग्ज़ाम की कंडक्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी, और बेस्ड ऑन स्कोर, जो भी उसके यूजीसी नेट का स्कोर रहेगा, उसके आधार पर उसी को अपना एक बेस मान करके एडमिशन दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये रहती है कि आपका प्रपोज़ल कैसा हो, रिसर्च प्लान कैसा हो। हाँ। होता है ना कि मतलब ऐसा रहे कि मतलब एक ही बार में उनको पसंद आ जाए कमेटी को। बनाते तो सब लोग ऐसा ही हैं, हाँ, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम कमेटी की पूरी मेंटालिटी को हम समझ रहे हैं या अपने विषय की पूरी प्रासंगिकता को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आ जाती हैं हमारे माइंड में। तो हमें एक ऐसे रिसर्च प्लान का चयन करना चाहिए, ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए जो वास्तव में सोसाइटी के लिए डायरेक्टली रूप से प्रयास करिए, डायरेक्टली रूप से लाभप्रद हो। अगर नहीं तो फिर इनडायरेक्टली रूप से तो लाभप्रद होना ही चाहिए। बेनिफिशियल होना अल्टीमेटली चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो सोसाइटी के लिए लाभप्रद हो, सोसाइटी के लिए लुक्रेटिव हो। तो अगर सोसाइटी के लिए लुक्रेटिव होता है तो कमेटी जो होती है, कमेटी वास्तव में जो है आपके मूल्यांकन, आपकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आपको चाहती है कि ऐसे कुछ नए रिसर्च हों या नए वर्क हों जो वास्तव में सोसाइटी के लिए उपयोगी हों। ऐसी चीज़ों को जो है वो लोग करना और चयन करना पसंद करते हैं, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। जी। धन्यवाद सुनील जी, हमें इतना समय देने के लिए आपका।
तो आपका फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से। देखिए, मैं धन्यवाद स्वीकारूंगा नहीं आपका। ये मैं, क्योंकि मैं अगर अगर धन्यवाद वाली बात कही है आपने, तो मैं धन्यवाद नहीं स्वीकारूंगा। जैसे कि मैं थैंक यू बोलूं और ये सब आप, मतलब मुझे लगता है कि अगर हम अपनत्व का भाव रखते हैं तो हमें एकजुट होकर के एक साथ मिल कर के काम करना पड़ेगा। और धन्यवाद से एक तरह से होता है ना कि मतलब हम वहाँ से एक स्टेप है, वहाँ से हम एक स्टेप को कंप्लीट कर लिए और आगे नहीं, अब वो वाला स्टेप, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे ही छूट चुकी होती हैं, उसको अभी कड़ी आगे जोड़ने के लिए, आगे से करने के लिए रहता है। तो अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि एक मुझे कोई लाइन याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कि बहा देते हैं पहाड़ अपनी उदासियों को नदी में, बहा देते हैं पहाड़ अपनी उदासियों को नदी में, और कोई समझ ही नहीं पाता समंदर खारे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आप सबका धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ तक देखा। चलिए, अब ऐसे ही मोटिवेटिव वीडियो को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।